नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर भागलपुर से है। भागलपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अत्यधिक शराब के नशे में एक व्यक्ति ने गलती से एसिड पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान सीताराम दास 60 वर्षीय के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय फागू दास के पुत्र थे। वे आपको बता दें मुगलपुरा हुसैनाबाद थाना वजरगंज के निवासी थे और साथ ही परिजनों के अनुसार सीताराम दास ने शराब की निर्धारित सीमा से कहीं अधिक मात्रा में सेवन कर लिया था। अत्यधिक नशे के कारण उनकी तबीयत रास्ते में ही बिगड़ने लगी। वे लड़खड़ाते हुए किसी तरह अपने घर पहुंचे। हालत गंभीर देख उनकी पत्नी सुगरी देवी ने उन्हें संभाल कर घर के अंदर ले गई। घर पहुंचने के बाद सीताराम दास बाथरूम गए, जहां बाथरूम में रखा एसिड उन्होंने गलती से शराब समझकर पी लिया। एसिड पीते ही उनके हालत और ज्यादा बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पत्नी और अन्य परिवारजन आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद मायागंज अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल इलाज शुरू कर दिया था। लेकिन एसिड सेवन और अत्यधिक शराब के कारण शरीर में फैले जहर के असर से उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। काफी प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल में मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक सीताराम दास पेशे से मोची थे। वे मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी सुगरी देवी, एक बेटा एक बेटी है और अमित साय के बावजूद वे ईमानदारी से काम कर परिवार चलाते थे। आपको बता दें कि उनकी सीमित आय थी, उसके बावजूद भी वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके में शोक को डुबा दिया है। दारू खूब पी लिया था, खूब निशा में था। दारू निशा में आकर को बाथरूम में घुसा, बाथरूम में एसिड पी लिया। हम जाते जाते हमें देखा हम कि पी लिया, क्या पता नहीं। फिर उल्टी करने लगा तो इसको पिला दिए घोर के गोबर। फिर आकर को फिर मैंने आया लेकर को डॉक्टर के पास। मतलब इतने नशे में थे कि हाँ, वो एसिड का बोतल में दारू समझ के पी गया। हाँ, गिरा गली में गिर कर को फिर अंदर घुसा बाथरूम में घुसा, बस वो पी लिया। मुझे पता नहीं कि एसिड पिया है। जब मैंने बढ़ाया, जब मैंने देखा, हाँ ठेपी था, गिर गया था ठेपी बाथरूम में। बोतल में एसिड के बोतल का ठेपी बाथरूम में गिरा हुआ। हाँ, अब बोतल खाली था। बोतल में था, थोड़ा सा था। और उसके बाद तबीयत बिगड़ गया, तो उसके बाद मायागंज लेकर हाँ, मायागंज ले गया। कितना देर इलाज चला मायागंज में? 2 बोतल पानी चढ़ाया था। 2 बोतल? हाँ, और सू लगाया था। अच्छा। हाँ। कितने बजे मृत्यु हुई इनकी? वही 10 बजे लगभग रात। हाँ, रात में। कल कितने बजे की घटना है? कल इतना बजे तो नहीं है, ना यही 9 बजे लगभग। 10 बजे सुबह का? हाँ, सुबह का। ये काम क्या करते थे? जूता पॉलिश करते। हाँ। पीने का आदत था क्या? आदत था पीने का। रोज पीता था, रोज। जूता पॉलिश करके अपना मजदूरी करके? हाँ, पैसा, हाँ, घर में खर्चा पानी देता था। क्या नाम है इनका? सीताराम दास। आपका नाम क्या है? सुगरी देवी। आप पत्नी है? हाँ। घर कहाँ हुआ? मुगलपुरा, हसनगंज मुगलपुरा। मुगलपुरा। थाना आपका बबरगंज? हाँ। कितने बाल बच्चा है आपको? 5 है। 4 लड़का, 1 लड़की है। 1 लड़की। हाँ। जूता परे करके खिलाता था मेरा। वही मेरे। भागलपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की। अचानक सिटी डीएसपी अजय चौधरी, यातायात डीएसपी संजय कुमार, नगर निगम के उप नगर आयुक्त, कई थानों के थाना प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ स्टेशन चौक पहुंचे और साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाकर बैठे दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। वहीं कई दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया गया। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से स्टेशन चौक इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन चौक पर लगाए जा रहे जाम और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी इस अभियान का उद्देश्य है। स्पेशली हम लोग अभी हटिया पे खड़े हैं और शहर में
जितने भी जो चौक पॉइंट्स है, चाहे वो स्टेशन हो या हटिया है या तिलका मांझी है या घंटाघर है, काफ़ी समय से लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इस पे लगातार वरीय स्तर से निर्देश भी प्राप्त हो रहा है। हम लोग इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, लगातार बैठकें भी हो रही हैं। मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि ट्रैफिक की समस्या को निपटने के लिए स्पेशली इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना होगा लगातार। और इन लोगों को हमने पहले भी नोटिस किया है और लगातार माइकिंग भी हुई है, पहले भी जब्त हुआ है। इवन पिछले साल इसी महीने में FIR भी दर्ज हुआ था। तो आज उपनगर आयुक्त हमारे साथ हैं, ट्रैफिक DSP साहब भी हैं, ट्रैफिक SHO साहब हैं, कोतवाली SHO हैं, हमारे साथ ततारपुर SHO हैं। पूरा अतिक्रमण दस्ता है, पूरा टीम आज हम लोग निकले हैं। शहर में जो भी चौक पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, उसको हम लोग मिलकर उसको विधिवत तरीके से उसको हम लोग जो आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर देखिए, पुनः हम लोग इस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता अपनी बदलनी होगी। लोगों को जब तक वे अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे और हमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक अतिक्रमण मुक्त कराना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। आज सर सख्त चेतावनी दी है, वह जुर्माना भी ना इसके अलावे हम लोग पूर्व में भी ऐसी सख्त चेतावनी दे चुके हैं और लोगों का सामान भी जब्त किए हैं और जुर्माना भी वसूल किए हैं, परंतु उसमें लगभग 60% लोग तो मान गए हैं। 40% अभी भी उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जो अतिक्रमण रोड पर अपना सामान बेचते हैं अतिक्रमण कर। उन लोगों को आज सख्त हिदायत दी जा रही है कि आज के बाद अगर वो करेंगे तो उनका सामान पूर्णतः जब्त कर लिया जाएगा और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भी भेजना पड़ेगा। तो ऐसी भी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई लगातार चलती जी बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी जब तक कि हम लोग पूरे शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी सरदो गांव में एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान नितेश कुमार ठाकुर पिता स्वर्गीय राम भरोसे ठाकुर और शोभा देवी पति स्वर्गीय राम भरोसे ठाकुर के रूप में हुई है। घटना के संबंध में घायल परिजनों ने बताया कि शोभा देवी अपने स्वर्गीय पति के स्थान पर सरकारी नौकरी कर रही थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सरकार की ओर से जो भी राशि मिली थी उसे उन्होंने दोनों बेटों के बीच बराबर बांटने के उद्देश्य से सुरक्षित रखा था। आरोप है कि इस पैसे को लेकर परिवार में विवाद शुरू हुआ और शोभा देवी का आरोप है कि उनका बड़ा बेटा लक्ष्मीकांत ठाकुर पैसे हड़पने की नीयत से उन्हें नशीली दवा खिलाकर एक ब्लैंक चेक पर जबरन हस्ताक्षर करा लिया और इसके बाद लक्ष्मीकांत ठाकुर और उसके परिवार द्वारा लगातार उन्हें और छोटे बेटे नितेश कुमार ठाकुर को धमकाया गया और प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़ितों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने पहले भी सबौर थाना को पुलिस की सूचना दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आज सुबह करीब 6 बजे आरोप है कि लक्ष्मीकांत ठाकुर अपनी पत्नी खुशबू देवी के साथ घर पर घुसे और साथ ही लोहे की रॉड व झाड़ू से मां बेटे पर हमला कर दिया। इस हमले में नितेश कुमार ठाकुर के सिर पर लोहे की रॉड लगने से गंभीर चोटें आई हैं, जिससे सर फट गया। वहीं शोभा देवी को भी शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल अवस्था में मां बेटा स्वयं सबौर थाने पहुंचे हैं और पूरी घटना की जानकारी दी है। पुलिस द्वारा प्राथमिक कार्रवाई करते हुए दोनों के इलाज के लिए सबौर अस्पताल उन्हें भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल दोनों का इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है मामले की जाँच की जा रही है। पीड़ितों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ले लिया। हाँ, चेक पर दस्तखत करवा लिया और ले लिया आपसे। हाँ, मतलब नशे का दवा खिलाया? हाँ। उस वक्त कहाँ, किस जगह खिलाया था और कहाँ साइन करवाया? घरे में करवाया है। सरदों में? हाँ। और उसके बाद साइन उन कराने के बाद क्या बोलता है वो बोलता है तो अब तुम जाओ, जहाँ जाना है तुम जाओ, हमको तुमसे मतलब नहीं है, समझे। बैंक में कोई सूचना नहीं दिया कि हमारे से, या पुलिस को सूचना नहीं दिया कि हमसे? किसी को नहीं दिए सर। अब उसके बाद पैसा भी निकाल चुका है? निकाल लिया सब पैसा। ओ बाबा, मारपीट करता? हाँ। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। घर कहाँ हुआ? सरदो। बड़ी सरदो या छोटी? बड़ी सरदो, स्कूल के बगल में। थाना सबौर। हाँ। पुलिस से बोली घट से मारा है जी। कौन कौन मारा है? उसका खाली मुनके लक्ष्मीकांत ठाकुर मारा है रड से। कौन है लक्ष्मीकांत ठाकुर? वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है। और कौन मारा है? और उसका पत्नी भी मारा, इसको झाड़ू मारपीट। माँ को झाड़ू मारा जी। तो पत्नी का नाम क्या है? खुशबू कुमारी।
सुशील कुमार जी। कब से ये घटना मारपीट का चल रहा है? 1.5 साल से हो रहा है। 1.5 साल से। कारण क्या है? कारण ये है क्या, इसका 20 लाख जो रुपया ले लिया है, इसने बोला दोनों 50-50 कर लो, ऐसा हमको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 20 लाख रुपया वो रख लिया। 20 लाख रुपया किस चीज का मिला? रिटायरमेंट मिला था। अच्छा, नौकरी में थी? जी, नौकरी में थी। रिटायर का पैसा 20 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिला। हाँ। तो उस पैसे का क्या हुआ? कुछ न वही ले लिया, निशो के टैबलेट। भागलपुर के मानिक सरकार घाट पर रील्स बनाने के दौरान एक युवक के गंदे पानी में डूब जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक घाट पर मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। युवक को डूबता देख आसपास लोग मौजूद रहे, शोर मचाया गया। स्थानीय पुलिस तुरंत युवक को बचाने के लिए कोशिश की और इस दौरान स्थानीय निवासी रणजीत सोलंकी ने साहस दिखाते हुए गंगा में उतरकर युवक को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर जोगसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया, जो गंगा में युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल युवक की पहचान और उसके रहने के स्थान की जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अभी क्या जानकारी मिली? अभी जस्ट 30-40 मिनट पहले की बात है कि 3 बच्चे यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे। तो सेल्फी के दौरान वो स्कूल का ही बच्चा लग रहा है, 15-16 साल का बच्चा है। सेल्फी के दौरान वो बच्चा इसमें गिरा और वो डूबने लगा। तो ग्रामीणों ने, कुछ लोगों ने देखा और उसको शोर किया और मुझे पता लगने पर हम दौड़ के आए यहाँ पे। देखे बच्चा तब तक डूब चुका था। हमने काफ़ी सारी कोशिश की निकालने की। फिर हमने थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन किया, मंटू बाबू जोगसर थाना के। थाना प्रभारी तुरंत इमीडिएट अपने दलबल के साथ पहुँचा और थाना प्रभारी ने पहुँचते ही एसडीआरएफ को बुलाया और एसडीआरएफ टीम भी यहाँ पर पहुँची है। अभी देखा जा रहा है कितना देर बाद एसडीआरएफ और थाना प्रभारी, मैसेज मिलते ही थाना प्रभारी तुरंत पहुंचे और एसडीआरएफ टीम भी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंची। क्या बच्चे का कुछ पता चल पाया, कौन है नहीं है? अभी तक तो किसी गार्जियन का नहीं पता चल रहा है किसका बच्चा है नहीं, और बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है किस परिवार का है, कहाँ का है, यहाँ का है या बाहर का बच्चा है। भागलपुर में चलती ट्रेन से प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। घटना सबौर रेलवे स्टेशन की है। जानकारी के अनुसार दंपत्ति की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी, जिसके बाद पिछले 2 सालों से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। 4 दिसंबर को प्रेमी मोहम्मद सीटू 21 वर्षीय ने प्रेमिका मोहम्मद, आपको बता दें, रश्मि खातून 19 वर्षीय को फोन कर कहा कि हम लोग भागकर शादी रच लेते हैं। इसके बाद प्रेमिका रश्मि अपने प्रेमी के संग घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते ही प्रेमी ने प्रेमिका से अपना हाथ छुड़ा लिया था और फरार हो गया। और साथ ही संदेहास्पद स्थिति में स्टेशन पर घूमती दिखी रश्मि को आनंद विहार जीआरपी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन दिल्ली आनंद विहार पहुंचे और बाद में प्रेमी भी थाना पहुंचा है, जहां बंद पेपर भरवा कर सभी को रिलीज कर दिया गया है। आनंद विहार से भागलपुर आने के दौरान ब्रह्मपुत्र मेल पर लड़की की मां, उसकी प्रेमी और लड़की सवार हुई। सबौर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, प्रेमी ने प्रेमिका से उसका फोन लेने की कोशिश की। जब प्रेमिका ने फोन देने से इनकार कर दिया तो प्रेमी ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसके बाद प्रेमी भी कूद गया। घटना के वक्त उसकी मां बाथरूम गई हुई थी। घटना की जानकारी किसी ने डायल 112 की टीम को दी। सूचना के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल प्रेमिका रश्मि को इलाज के लिए सबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है, जहां से बेहतर उपचार के लिए परिजन ने उसे कहलगांव रेफर अस्पताल ले गए हैं, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। मोहम्मद इम्तियाज की बेटी रश्मि खातून और उसके प्रेमी मोहम्मद कलीम के पुत्र मोहम्मद सीटू के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों पड़ोस के ही रहने वाले प्रेमी दिल्ली में मजदूरी का काम कर घर का भरण पोषण करता था। घायल रश्मि ने बताया कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसे बुलाया था और साथ ही दिल्ली ले गया, लेकिन शादी नहीं की और फरार हो गया। जीआरपी पुलिस की मदद से उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस पहुंचने के बाद प्रेमी सीटू भी आया और सबौर रेलवे स्टेशन पर उसका मोबाइल मांगा और जब मोबाइल नहीं दिया तो उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। क्या नाम हुआ आपका? बीबी नूरिसा। कैसे आपका बेटी को ट्रेन से ढकेल दिया? हम गए, एगो बुड्ढी था मेरे बगल में, तो लड़का लड़की दोनों बैठी थी खिड़की के पास, तो उल्टी कर दिया मेरे सूट पे बुड्ढी। तो मैं चले गए बाथरूम चले गए तो ये दोनों देख रहे हैं, सबको हल्ला कर रहे हैं, तुम्हारी लड़की को ढकेल दिया। कौन ढकेल दिया? सिट्टू कलीम का लड़का। क्या है उसका?
उसके उसी के साथ में कोई नहीं है, शादी होने वाला था उसी के साथ में। वही ढकेल दिया। हाँ। कौन ट्रेन था? वो ब्रह्मपुत्र में। खबर सुपौल से है, जहां नगर परिषद सुपौल के सभागार में मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नगर क्षेत्र के विकास, स्वच्छता, यातायात और राजस्व से जुड़े कुल 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं। मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा कि नगर के समग्र विकास और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह बैठक बुलाई गई है। साथ ही बैठक में होर्डिंग टैक्स से जुड़े नियमों को भी और पारदर्शिता बनाने पर चर्चा हुई है, जिससे नगर परिषद की आय बढ़ेगी और अवैध होर्डिंग्स पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। शहर में बढ़ती जाम की समस्या को लेकर भी गंभीर विचार विमर्श किया गया। इसके तहत प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात व्यवस्था सुधारने, नो पार्किंग जोन करने, ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय तथा अतिक्रमण हटाने के लिए चरणबद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कचरा डंपिंग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक अहम मुद्दा रहा है। मुख्य पार्षद ने बताया कि कचरा डंपिंग के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर लिया गया है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आगामी 7 दिनों के भीतर डंपिंग कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे शहर की स्वच्छ व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण पर भी निर्णय लिया गया है। यहाँ बेहतर लाइटिंग, हरियाली, साज सज्जा, यातायात संकेतक लगाए जाएं ताकि शहर की पहचान और सुंदरता में वृद्धि हो सके। और साथ ही उच्च वर्गीय लिपिक अजद आलम समेत सभी पार्षद उपस्थित रहे। अंत में मुख्य पार्षद ने भरोसा दिलाया कि बैठक के लिए सभी निर्णयों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि सुपौल को एक स्वच्छ और सुंदर सुव्यवस्थित शहर बनाया जा सके। बोर्ड का आज बैठक हुई चुनाव के बाद से। जैसे आप लोग जानते हैं कि आचार संहिता के बाद से पहला बैठक है हमारा बोर्ड का यहाँ पे हुआ है आज, जिसमें लगभग में 7 एजेंडे थे। तो सभी एजेंडाओं पे बातचीत हुई। साथ साथ में अगर देखा जाए तो राजस्व वृद्धि के लिए ही मेनली हम लोग इसके लिए बैठे हुए थे कि शहर में हर वार्ड से राजस्व की जो होल्डिंग टैक्स, बाकी टैक्स जो हम लोग नगर परिषद को आता है वो कम आ रहा था। तो उस पर चर्चा हुई, उसके लिए टेंडर भी हुआ है और जो लोग टेंडर में डालते हैं जिस एजेंसी को मिलेगी उसको दिया जाएगा। इसके अलावा था इंक्रोचमेंट पर बातचीत हुई। अभी इंक्रोचमेंट चल ही रहा है। हमारे डीएम सर के संज्ञान में सब बातें उनके द्वारा कही हुई बातें जितनी कुछ हुई, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट की समस्या थी हम लोग कर ही रहे हैं। अगला था कि कुछ हमारे यहाँ जो डंपिंग साइट है नहीं है, उस पर परचेजिंग, लैंड परचेजिंग के लिए बातचीट हो रही थी। तो उसके लिए हम लोग EOI किए हुए हैं, 3 लोग उसमें भाग लिए हैं। अगला प्रोसेस के लिए हमने डीएम सर को लेटर दिया हुआ है जिसमें कमेटी गठित की गई है। जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर वो भी लैंड परचेज वाला काम भी हो जाएगा और उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, जो कि डिग्री कॉलेज के अपोजिट में जो रेलवे के पास में जो डंपिंग होता है तो वहाँ पे इशू हुआ है। इस वजह से हम लोग को लैंड डंपिंग की ज़रूरत थी। उसका भी लगभग में 1 सप्ताह में काम हो जाएगा। अगला था दुकानदार, जो दुकान है यहाँ नगर परिषद के द्वारा जितना भी बंदोबस्ती हुआ है उस पर भी रेट का बात हुई है। 2 साल 3 साल पहले से जिनका भी रिन्यूअल कराए हैं, नहीं कराए हैं, जो मार्केट रेट है, जो सरकार का नियम है उसके अकॉर्डिंग वो लोग रेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनको नोटिस की जाएगी। अगर जो रेंट नहीं दे रहे उन पे फाइन भी किया जाएगा। ये सब विभिन्न एजेंडे थे जिसमें सब तरीके से सभी लोगों ने चर्चा किया और बहुत ही अच्छे से सभी माननीय वार्ड पार्षद, हमारे माननीय अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष सब लोग के नज़र में ये मीटिंग सफल हुई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये तो कामकाजी बैठक था। मूल रूप से निर्णय लिया गया कि जो कैसे हम अपना राजस्व का वृद्धि करें, कैसे इंटरनल रिसोर्सेज को बढ़ाएं, लोगों को जागृत करें, लोगों को समझाएं कि टैक्स देना मतलब जो आपको टैक्स देना है, होल्डिंग टैक्स देना है, वो आपको देना चाहिए। तो इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी मतलब सकारात्मक सोच के साथ सबों के सहयोग से एक योजना बनाया। एक वो था कचरा एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। कचरा जहां हम लोग डंप करते हैं उसके निस्तारण पर बहुत बेहद चर्चा की है। इसके अलावा बहुत सारा अन्य मुद्दा सब भी आया। कुछ चौक को डेवलप भी करना है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे और एक अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम पे एक डिग्री कॉलेज चौक को, सबका सौंदर्यीकरण करना, यही सब था।
कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड सहित पूरा कैमूर जिला रविवार की सुबह कोहरे की चादर में लिपट गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर सभी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। वहीं मोहनिया थाना क्षेत्र के पटना मोड़ के समीप कुहासे के कारण 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हो गई हैं। आगे जा रहे ट्रक में पीछे से कार ने टक्कर मार दी। हालांकि एयरबैग खुलने से कार सवार बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार कार सवार यूपी से बिहार की तरफ आ रही थी। वहीं दूसरी पिकअप वाहन घने कुहासे के कारण डिवाइडर पर चढ़ गई है। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और साथ ही सूचना पर वहीं टीम पहुंची है, जहां गाड़ियों को साइड कराकर वाहनों का प्रचलन शुरू कराया गया है। आपको बता दें कि सर्दी का मौसम और दिसंबर का मध्य महीना चल रहा है और यह साल का पहला घना कोहरा रविवार की सुबह देखने को मिला है। बढ़ते ठंड और कोहरे के बीच सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित हुआ है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर वाहन के चालक फॉग लाइट के सहारे धीमी गति से चलने को मजबूर हो गए हैं। कोहरे के बीच परिवहन कर रहे एक बस के चालक मुंशी सिंह ने बताया कि इस वर्ष का यह पहले घना कोहरा देखने को मिला है। हम प्रतिदिन NH19 पर सवारी बस का परिचालन करते हैं, लेकिन आज घना कोहरा बीच हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही परिवार की परवरिश करने के लिए हमें प्रतिदिन मेहनत करना पड़ता है। हम लोग सर्दी के दिनों में जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग करते हैं। हम तो बहुत की माने जो अब कहे लग नहीं तो ऐसा है, बहुत दिखाई तनिक नहीं दे रहा है। अब धर्मपुरा से हम बनारस चलते हैं। ड्राइवर को इतना कष्ट है, इतना कि माने अब कहा ना जाए। जैसे कि एगो खुरमाबाद पुल पर ड्राइवर एक्सीडेंट बहुत जो भयंकर कर दिया है। आज गिरी क्या कुछ घटना में पाया गया? क्या ड्राइवर का एक्सीडेंट में मौत हुई है? घायल उसको निकाल रहा है, सारा ड्राइवर मिलकर दबाया हुआ है स्टीयरिंग में। तो क्या कुहेसा से हुआ है क्या? हाँ, कुहेसे से हुआ है, मार दिया है पीछे से ठोकर। अच्छा, तो इस साल का क्या यह पहला कुहेसा है आपकी नजर में? पहला कुहेसा है। तो कैसे बस से आप लोग सवारी ढोते हैं? उसे धीमे गति से धीरे धीरे आ रहे हैं। तो लाइट का प्रयोग हो रहा है? लाइट का प्रयोग है, लाइट तो जला कर चलते हैं। और कहाँ से कहाँ चलते हैं आप? जो धर्मपुरा से बनारस। अच्छा, क्या कौन सी गाड़ी है आपकी? फोर्स है। अच्छा, फोर्स गाड़ी है ना। क्या नाम होगा आपका? जो है मुंशी सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनाली का रहने वाले। हुआ है क्या आप लोग आ रहे थे? हाँ, वही लक्ष्मी मेरे हाल के सामने इतना ज़बरदस्त कोहरा था, पीछे से आर्टिका कार की टक्कर मार दिया। उसका एयरबैग खुल गया, उसी के चलते सुरक्षित लोग बच गए। और उसी के सामने बगले में 10 फीट के अंतराल पे एक पिकअप डिवाइडर पर चढ़ गई कोहरा में चलना उचित नहीं है। ठंड भी बढ़ गया है क्या? ठंड भी बढ़ गया है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोहरा में चले तो अपना देखकर हिसाब से चले। आप लोग कहाँ कैसे देखे? टहलने नहीं सके? हम लोग टहलते आ रहे थे। हम लोग आँख के सामने पीछे से गाड़ी वाला कोहरा में दिखाई नहीं दिया, पीछे से घुस गया और घुसा तो उसका एयरबैग खुलने के चलते। सहरसा सोनवर्षा कचहरी की बाईपास सड़क सुल्लीदावा में सीधे बिशनपुर की ओर जाने वाले सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 6 महीने बाद भी कई जगहों पर पुल का दोनों साइड अप्रोच पथ धंस गया है, जिससे बराबर राहगीर एवं वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं संवेदक द्वारा बलुआहा में मोड़ से आगे बिशनपुर तिनमुकाही के पास सड़क का फ्लैग और साथ ही बनाया गया है, जिससे वाहन चालकों को साइड लेने में परेशानी के साथ फ्लैग नहीं रहने से वाहन गड्ढे में पलट जाता है। और उल्लेखनीय है कि ग्रामीण कार्य विभाग संवेदक द्वारा 6 माह पहले ही सड़क के दोनों ओर फ्लैग लगाकर सड़क चौड़ीकरण के साथ ही नई सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के बाद भी सड़क की जाँच नहीं करने से संवेदक द्वारा सड़क को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और राहगीरों एवं वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वाहन चालक मोहम्मद अजीम, कौशल कुमार, डॉक्टर राजनंदन सहित अन्य ने बताया कि सड़क में फ्लैग नहीं रहने पर पुल के पास दोनों सड़क साइड धंसने के कारण सड़क पर बराबर दुर्घटना होती रहती है और लोग को सुविधा प्रदान हो, वो सुविधा नहीं है। आपको पता कैसे लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है? मेरा इसी रोड में घर पड़ता है। जब यहाँ से लोग डैमेज होके जाता है तो कहीं मदद के लिए पुकारता है तो हमको आना पड़ता है, इसीलिए पता चलता है। और इस रूट से हम भी जाते हैं तो देखते हैं यहाँ बहुत गड़बड़ स्थिति में है, जिसके कारण लोग गिरता है। आप देख भी सकते हैं, जो भी गाड़ी जाता है एकदम पूरा जीरो होके जाता है, नहीं जाएगा गाड़ी तो वो भी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। देख लिए अभी गाड़ी जा रहा है ये भी जीरो करके, जो कि यहाँ जीरो का कोई संभावना न है।
क्या नाम है आपका सर? आपका नाम क्या है? राजनंदन कुमार। अच्छा, इस रोड जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सोनबरसा कचहरी से बाईपास। सहरसा के लिए जाती है बाईपास। इस रोड के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? सर ये रोड तो बना है बहुत जनता के सुविधा के लिए, मजे यहाँ और पुला दोनों ऐसा रोकर बन जाता है कि महिला लोग वहाँ से स्पीड होकर आता है तो यहाँ रोकर में गिरता है, गिर जाता है, इसलिए इसको सही कर देगा तो अच्छा होगा। और ये रोड कौन सा रोड है? ये 4 लेन है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये खगड़िया मुंशी से लिंक है सर। क्या नाम है आपका सर? कुशल कुमार। रोड के बारे में क्या? कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड सहित पूरा कैमूर जिला रविवार की सुबह कोहरे की चादर में लिपटा हुआ। आपको बता दें, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर सभी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई हैं। वहीं मोहनिया थाना क्षेत्र से पटना मोड़ के समीप कुहासे के कारण 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हो गई हैं। आपको बता दें, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर वाहन के चालक और साथ ही फॉग लाइट के सहारे धीमी गति से चलने को मजबूर हो गए हैं। कोहरे के बीच परिवहन पर आपको बता दें कि एक बस के संचालक मुंशी सिंह ने बताया कि इस वर्ष का यह पहले घना कोहरा देखने को मिला है। हम प्रतिदिन NH 19 पर सवारी बस का परिचालन करते हैं, लेकिन आज घना कोहरा के बीच हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खबर रायवाला से है, जहां आर्मी का वाहन सड़क किनारे खड़े सीमेंट मिक्सचर ट्रक में भिड़ा और साथ ही 4 सैन्य कर्मी घायल हुए। आपको बता दें, हरिद्वार से देहरादून की तरफ जा रही सेना की स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे खड़े सीमेंट मिक्सचर वाहन से पीछे जाकर भिड़ गई है। घटना शनिवार रात्रि करीब 10:15 बजे हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर सत्यनारायण मंदिर रायवाला के पास हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली रायवाला से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बुरी तरह घायल 4 सैन्य कर्मियों को आपातकालीन चिकित्सा सेवा वाहन 108 की मदद से एम्स ऋषिकेश भिजवाया गया। साथ ही घटना की सूचना रायवाला कैंट में मिलिट्री पुलिस को दी गई है, जिसके बाद सेना रायवाला कैंट से सेना पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। वाहन में सेना के कौन लोग सवार थे अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन लग्जरी है, ऐसे में माना जा रहा है वाहन में सेना के अधिकारी स्तर के लोग सवार होंगे। कोतवाली रायवाला के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि घायल लोग अपने बारे में बताने की स्थिति में नहीं है, उनको तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां श्री सुखमनी साहिब सेवक जत्था के लक्ष्मण झूला रोड स्थित श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारे में श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरिद्वार, देहरादून, डोईवाला और आसपास के इलाके की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की है। कार्यक्रम में कथा कीर्तन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित संत महात्मा भी पहुंचे थे। कथावाचक बाबा बंता सिंह मुंडा पिंड वाले और साथ ही भाई बचित्तर सिंह अनमोल न्यूजीलैंड वालों ने गुरु तेग बहादुर साहब, माता गुजर कौर, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे एवं अन्य महान शहीद सिंहों का इतिहास सुनाते हुए संतों की वाणी सुनकर संगत निहाल हुए और विद्यार्थी गुरमीत संगत बाल विद्यालय गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब के छात्रों ने भी अपनी मधुर और भावपूर्ण प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा साहब में गुरु का अटूट लंगर अनवरत चलता रहा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जत्थे के सदस्यों ने शहीदी दिवस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य गगनदीप सिंह बेदी ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने से जहां शहीदों के इतिहास को जानने का मौका मिलता है, वहीं गुरु तेग घर में माथा टेकने से खुशियों की प्राप्ति भी होती है। पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल श्री सुखमनी साहिब सेवक जत्था गुरु साहिब जी के 4 साहबजादे और माता गुजरी जी की याद में शहीदी दिवस मनाता है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहिब ने बहुत बड़ी कुर्बानी, पूरा परिवार, अपना सरबंस सब कुछ वार दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज यहाँ पर लोग दूर दूर से नतमस्तक होने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ऋषिकेश आए हैं। कार्यक्रम यहाँ पे बाबा बंता सिंह जी मुंडा पिंड वाले, जो महान ऐतिहासिक
कथावाचक हैं, आज हमारे बीच में आ रहे हैं। और बाबा बचित्तर सिंह जी जो कीर्तनीय हैं गुरु घर के, न्यूजीलैंड से वो भी आ रहे हैं, और दूर दूर से, हरिद्वार से, डोईवाला से, देहरादून से, ऋषिकेश से संगत ऋषिकेश गुरुद्वारा हेमकुंड से पहुंच रही है। वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ बड़े प्यार सत्कार ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ श्री सुखमनी साहब सेवक जत्था जो कि हर साल शहीदी समागम का आयोजन करता है, वो अज भी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी जिहड़े कि अज 350 साल का सारी दुनिया बड़ी श्रद्धा भावना नाल मना रही है। और ऋषिकेश की संगत और नेड़े तेड़े की भी संगत बड़ी श्रद्धा भावना नाल अज हेमकुंड गुरुद्वारा साहब के इकट्ठे हुए हैं। तो बाहरों भी कथावाचक कीर्तनी जत्था बड़े उचेचे तौर पर पहुँच रहे हैं, जिसको सुनने वास्ते नेड़े तेड़े की सारी संगतां दा इकट्ठ अज इत्थे होया है। वाहिगुरू किरपा करे इसी तरह जत्थे दे सिर ते मेहर भरा हथ रखे, जो बढ़ चढ़ के होर भी धार्मिक प्रोग्राम करते रहन ते सनातन धर्म की रक्षा लई जिहड़ा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चांदनी चौक विच शहीदी दित्ती सी, उन्हां दे नाल उन्हां दे सेवक भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, जिन्हां ने भी हिंदू धर्म के लिए कुर्बानी देती, अपना धर्म नहीं त्यागया, से मुसलमान धर्म कबूल नहीं किया और शहीदी दे के सारिਆਂ ਨੂੰ एक संदेश दिता कि असी अपने धर्म के अडोल हाँ, अपने गुरसिख रहेंगे और किसी भी धर्म के किसी भी लालच से नहीं आवांगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ यही संदेशा दे रहे हैं। इसी तरह अपना सहयोग सानू मिलता रहे, इन्नी की बेनती प्रवान करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मुनीगिरेती में शराब की दुकानों के पास हत्या का शिकार हुए अजेंद्र कंडारी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की मदद दी गई है। राहत राशि का चेक सूबे के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने परिजनों को सौंपा है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शीशम झाड़ी स्थित अजेंद्र कंडारी के घर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मंत्री को अपने घर की चौखट पर देख परिजन भावुक हो गए और वहां अपने बेटे को याद करते हुए फफक पड़े और मंत्री ने दिलासा दिलाते हुए परिजनों को सांत्वना दी है कि उनकी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछने का काम किया गया है। और साथ ही मंत्री ने परिजनों को अजेंद्र की हत्या होने पर दुख जताते हुए सरकार से इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है ऐसा कहा। और साथ ही अजेंद्र ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजेंद्र की कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार अपनी ओर से परिजनों की मदद करने का प्रयास कर रही है। कोई घर का कोई व्यक्ति जाता है, उसका जाने का दुख तो जब तक जिंदगी है तब तक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको किस तरह आने वाले समय में एक मजबूती के साथ स्वयं को खड़ा करके बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भगवान उन्हें हिम्मत दे और वो आगे काम करें। रुड़की स्थित हरिद्वार यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न इंटर कॉलेज से आए शिक्षकों, प्रोफेसरों और शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सैनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रकाश डालते हुए उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अगर सकारात्मक कार्यों में किया जाता है तो यह आज के युग में एक संजीवनी साबित होता है। और क्योंकि जिन कार्यों में कई घंटों का समय लग जाता है, अब एआई की मदद से उसको आसानी से और चंद मिनटों में किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने एआई के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छात्रों और बच्चों की नकारात्मक प्रभाव से दूर रखना अत्यंत उन्हें आवश्यक है। वहीं हरिद्वार यूनिवर्सिटी कुलाधिपति CA SK गुप्ता ने मंच से शिक्षकों और प्रोफेसरों पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों को नवीन तकनीकी के प्रति जागरूक करने के साथ साथ शिक्षा के प्रभाव सही दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है। और ऐसा एक आपको बता दें कि वहां पर कहा गया कि एआई का इस्तेमाल हमें शिक्षा के लिए नए मानक स्थापित करने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक होने के नाते हमारा फर्ज है कि बच्चों पर एआई का सकारात्मक प्रभाव पड़े और साथ ही एआई को इस तरह से चैनलाइज किया जाए कि नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाए। पूरे विश्व का फ्यूचर है। एआई हमें हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है और एआई हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल है। अगर रात के 1 बजे भी आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एआई से डिस्कस कीजिए। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे अपने कंप्यूटर पे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप एआई से पूछिए, वो आपको असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। कोई आपको लेटर ड्राफ्ट करना है, कोई आपको टेबल बनानी है, कोई डेटा एनालिसिस करना है, किसी भी तरह का वर्क है, तो वो आप एआई के डिफरेंट टूल से कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि एआई हमें रिप्लेस करने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये एक तरह की अफवाह मैं कह सकता हूँ कि, लेकिन हाँ ये जरूर है कि AI के बिना आने वाले समय में आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी भी क्षेत्र के हैं, एजुकेशन के हैं, मेडिकल के हैं, एग्रीकल्चर के हैं या पॉलिटिकल क्षेत्र के, जितने भी लोग हैं उनको AI टूल्स को यूज करना आना चाहिए, सो दैट कि वो 2 घंटे का काम 1 मिनट में कर पाए, 3 घंटे का काम वो 1 सेकंड में कर पाए। तो इसलिए AI टूल्स की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमें जरूरत है और हमें उसको सीखना चाहिए, हमें अपने छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। लेकिन हाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी छोटे बच्चे घर में हैं तो उनका ध्यान रखिए कि वो AI को डिस्ट्रक्टिव वे में यूज नहीं करें, उसका निगेटिव यूज नहीं करें। ये पेरेंट की, हमारी और टीचर्स की, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वो ऋणात्मक दिशा में इस्तेमाल नहीं करें, उसका कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें, सो दैट कि वो कुछ क्रिएटिव कर पाए। ठीक है, वो एक अच्छे गाने बना सकते हैं, एक अच्छी मूवी जनरेट कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी पिक्चर जनरेट कर सकते हैं, पोस्टर जनरेट कर सकते हैं, अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। बहुत सारे AI की यूज हैं और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी वो कोड जनरेट कर सकते हैं, एल्गोरिदम बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल यूज हैं बच्चों को, और हम लोगों को AI को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चाहिए। ठीक है, सर्जनात्मक जिसको बोलते हैं, सर्जनात्मक यूज करना चाहिए, उसका ऋणात्मक यूज नहीं करना चाहिए। तो उससे हमें बचना चाहिए और इसके लिए हम और अच्छे प्रोग्राम करेंगे। और जब भी आप कहेंगे और आप लोग कहीं भी कहेंगे तो AI के लेक्चर के लिए, AI की वर्कशॉप के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और थैंक यू सो मच और मीडिया के सभी दोस्तों का। AI स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन किया, कॉन्क्लेव नंबर 1 है और ये सीरीज कॉन्क्लेव है, ये चलती रहेगी। और इसका उद्देश्य था कि जो स्कूलों के टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको AI के बारे में बताया जाए, क्योंकि AI हम सुनते हैं, AI सुनते हैं, कुछ उसको अच्छी स्पीड में लेता है, कोई उसको सोचता है कि इसका क्या है। पॉजिटिवली उनको बताया गया है कि AI का किस जगह यूज कर सकते हैं, किस लेटर बनाने में यूज कर सकते हैं, किस सॉन्ग बनाने में कर सकते हैं, किस तरह पेपर बनाने में कर सकते हैं, जिस परफेक्शन के साथ पेपर बना सकते हैं, तो बताया गया। और सभी शिक्षक जो प्रिंसिपल है उन सबको सम्मानित किया गया। ये एक एजुकेशन का पार्ट है, AI स्किल एनहांसमेंट का पार्ट है, कॉन्क्लेव का नाम दिया गया और ये चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। और इसीलिए जितने भी शिक्षक और प्रिंसिपल्स आए उन सब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और सब ने अपनी जिज्ञासाओं का भी शांत किया, सबको बताया गया और सबको सम्मानित किया गया। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।